नमस्कार दोस्तों। बारिश का मौसम है और आसपास के नदी नाले उमड़ रहे हैं। अब मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ तो उधर से गंगा नदी को देखता हूँ, काफ़ी पानी है अभी उसमें। और आप लोग भी आसपास में देखते होंगे कि बारिश के मौसम में नदियाँ उफान पे होती हैं, छोटे छोटे नाले भी उसमें भी पानी आ जाते हैं। तो आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत नदी वाली चीज़ें भी आती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम को समझने से पहले हम लोगों को कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनको जानना पड़ेगा। जैसे कि चैनल। अब चैनल क्या होता है? आप देखते होंगे छोटे छोटे नदी हैं या फिर रिवर हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवलेट्स हैं छोटे छोटे। तो वो क्या होता है, उनका एक नेचुरल पाथ होता है, फिजिकल जो पाथ होता है उनका नेचुरल। तो जैसे मान लिए ये नदियाँ जा रही हैं या कोई स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, तो ये जो नेचुरल उसका पाथ होता है, फिजिकल पाथ, उसको बोलते हैं हम लोग चैनल। ठीक। और इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम लोग सामने से अगर देखें तो ये मान लीजिए नदी जा रही है, ठीक है, उधर जा रही है नदी, या मान लीजिए इधर आ रही है। तो ये जो हुआ, ये इसका विड्थ हो गया, कॉमन चीज़ है। ये इसका डेप्थ हो गया, जो मैक्सिमम हाइट है, और जो बेड है, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन इसको बोलते हैं बेड, जिस पे नदी बहती है, ठीक है। ये डेप्थ हो गया, सबसे ऊंचाई पोर्शन से बेड तक अगर लें तो वो डेप्थ हो गया। और ये इसकी चौड़ाई हो गई। और ये बैंक हो गया, किनारा जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तो नदी है, तो ये इसका किनारा हो गया। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो चैनल को समझने के लिए ज़रूरी है। हम लोग चैनल इसलिए पढ़ रहे हैं कि फाइनली हम लोग जाएंगे ड्रेनेज पे। फाइनली तो जानना है भारत की नदियों के बारे में, हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चैनल आप समझ गए। अब चलते हैं चैनल से। अब चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी रिवलेट्स या किसी स्ट्रीम या किसी नदी, नदी का तो आमतौर पे बेहतर होता है, कोई छोटी सकड़ी नली नली है, नाला है पानी वाला। तो उसमें क्या है कि अगर उसका सही तरीके से अगर वो डिफाइन नहीं रहा उसका पाथ, तो क्या होगा कि जरा सा भी बारिश होगा तो उसके पानी ऊपर आ जाएंगे, उससे आसपास में पानी फैल सकता है या बाढ़ टाइप का आ सकता है। तो ये प्रॉपर तरीके से बना हुआ जरूरी है। आई ऑब्वियसली ये नेचुरली ही फॉर्म होता है। अब चैनल से हम लोग बढ़ते हैं ड्रेनेज के पास। यही चैनल अगर वेल डिफाइंड है, ठीक, कोई चैनल है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है, वेल डिफाइंड है, इसको बोल देंगे ड्रेनेज। ठीक। अब ड्रेनेज से बनता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। अब कोई चैनल है, उसमें बहुत सारे, कोई नदी है, बहुत सारे उसमें स्ट्रीम्स मिल रहे हैं या ट्रिब्यूटरी मिल रही है, सब ट्रिब्यूटरी है, जिसको सहायक नदी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हो गया इसका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम दिस ड्रेनेजेस, ड्रेनेज इज फॉर्म फ्रॉम चैनल, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गई चीज़ें कि सबसे पहले हम लोग चैनल गए, चैनल से ड्रेनेज गए, ड्रेनेज से फिर ड्रेनेज सिस्टम पे गए। ये चीज़ें क्लियर। अब आगे चलते हैं। और कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग को जानना जरूरी है, खास करके जो गवर्नमेंट प्लानिंग करती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लोग को भी समझने के लिए ज़रूरी है। एक होता है, सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है, एक होता है कैचमेंट एरिया, ठीक है, एक होता है वाटर शेड, और एक होता है रिवर बेसिन।
कैचमेंट एरिया क्या हो गया, मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक, यहाँ पे बारिश गिर रही है या पहाड़ियाँ हैं, मान लीजिए बारिश हो रही है, स्नो मेल्ट कर रहा है, आइस मेल्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इससे स्ट्रीम पैदा हुआ, छोटी छोटी नदियाँ पैदा हुई, स्ट्रीम्स पैदा हुए, ठीक है, और वो किसी रिजर्वायर में जाके मिल गया या किसी दूसरी नदी में मिल गया, ठीक है। तो ये जो पूरा इलाका हुआ इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। कैच किया, जो पानी जो गिर रहा है, बारिश हो रही है या फिर नदी बर्फ पिघल रहे हैं, उसके पानी को कैच करके एक जगह लेके जा रहे हैं, कोई रिजर्वायर में जाके मिल जाएगा, कोई छोटी नदी में जाके मिल जाएगा, तो वो कैचमेंट एरिया हो गया, ठीक है। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये जरूरी है इसको समझना, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग में बहुत काम देता है। तो कैचमेंट एरिया समझ गए, पहाड़ी है, बारिश हो रही है, में से नदियां निकल रही हैं छोटी छोटी, रिवलेट्स बोलते हैं, और या बर्फ है, बर्फ पिघल रहे हैं, ये सब मिलके जो एरिया, और जाके ये किसी रिजर्वायर में या किसी छोटी नदी में मिल गया, ये पूरा इलाका जो हो गया उसका कैचमेंट एरिया हो गया। कैचमेंट एरिया स्टेट जो है, कोई कंट्री या कोई स्टेट या कोई पॉलिसी मेकिंग बॉडी वो खुद डिफाइन करती है कि इसका हम इस एरिया को हम इसका कैचमेंट एरिया बनाएंगे और इसको डेवलप करेंगे। इस तरह भारत में जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम चलता है। अब चलिए वाटर शेड मैनेजमेंट वाटर शेड चलते हैं। वाटर शेड क्या होता है, कैचमेंट से समझ लीजिए बड़ा। तो कैचमेंट, एक बार मैं इसको मिटाता हूं, कैचमेंट से थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा वाटर शेड। दोनों का हालांकि स्कोप अलग अलग है, पर्पस अलग अलग है। वाटर शेड क्या हो गया कि अलग अलग स्ट्रीम्स के अलग अलग कैचमेंट एरिया हुआ, अब ये जाके किसी दूसरी नदी में मिल गई, ये नदी का जो पूरा इलाका है इंक्लूडिंग दिस, ये इसका अपना कैचमेंट एरिया हो गया, ये इसका अपना कैचमेंट एरिया होगा, इसका अपना कैचमेंट एरिया होगा, ये इसका कैचमेंट एरिया, इसका कैचमेंट एरिया। अब ये पूरा जो इलाका है ये इसका वाटर शेड कहलाएगा, वाटर शेड कहलाएगा। और देखिए एक तरह से ये वाटर डिवाइड का भी काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए ये आप थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, भारत का नक्शा है ना, मान लीजिए शिवालिक हिल्स है, ठीक, सॉरी अरावली हिल्स है यहाँ पे। अरावली हिल्स क्या कर रही है, ये एक तरह से वाटर सेट इधर वाली नदियों और इधर वाली नदियों के बीच में वाटर डिवाइड का काम कर दिया, और ये इसका वाटर सेट, ये इधर वाली नदियों का वाटर सेट हो गया। तो एक तरह से ये अरावली वाटर डिवाइड का काम कर दिया। कभी कभी वाटर शेड भी बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो एरिया है, ठीक है, ये वाटर शेड हो गया। तीसरी चीज थी ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन। ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। इनफैक्ट कैचमेंट एरिया हो गया या वाटर शेड एरिया हो गया, ड्रेनेज बेसिन हो गया, रिवर बेसिन हो गया, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो ड्रेनेज बेसिन क्या हो गया कि कोई भी ड्रेनेज है, मतलब जो बह रहा है, कोई भी नदी या फिर स्ट्रीम्स, छोटी हो या बड़ी हो, मतलब वाटर सोर्स हो, वो ड्रेनेज बेसिन का निर्माण करेगी। इन सब से मिला के वो ड्रेनेज बेसिन का निर्माण करेगी, है ना। वाटर शेड बहुत सारे मिलके, मान लीजिए ये लेक में आ रही है, तो ये लेक का ड्रेनेज बेसिन हो गया, नदियां अलग अलग जगह से आके मिल रही हैं इसमें, तो लेक का रिवर ड्रेनेज बेसिन हो गया। इसी तरह अगर ड्रेनेज बेसिन रिवर से रिलेटेड है तो उसको बोलेंगे हम लोग रिवर बेसिन। जैसे गंगा का अपना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए गंगा नदी है और इसमें बहुत सारी नदियां मिल रही हैं, जाके फाइनली वो बे ऑफ बंगाल में मिल रही हैं, बंगाल की खाड़ी में मिल रही हैं, तो वो उसका पूरा का पूरा एरिया जो है गंगा रिवर बेसिन कहलाएगा, ठीक है। मतलब अगर इसको थोड़ा सा अगर मैथ के टर्म में हम लोग देखें,
तो ड्रेनेज बेसिन और उसका सबसेट बोल सकते हैं आप रिवर बेसिन। हो सकता है कोई लेक का बेसिन भी हो। ठीक है, ये चीज। और उधर अगर बोलेंगे तो कैचमेंट एरिया से आगे बढ़ेगा वाटर सेट एरिया। तो अगर वाटर सेट का हमें एरिया निकालना है तो वाटर सेट का एरिया कैसे मिलेंगे कि जितने भी कैचमेंट एरिया, मल्टीपल कैचमेंट एरियाज होंगे, बहुत सारे कैचमेंट एरिया होंगे, उससे मिलकर वाटर सेट एरिया बनेगा। वाटर सेट, तो इन सबको अगर जोड़ेंगे कैचमेंट एरिया को तो वाटर सेट का एरिया निकलेगा। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, हम बताते हैं कहाँ। अभी जो मैं चीज़ें बताया, कैचमेंट एरिया, वाटर शेड एरिया, वाटर शेड और ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन, इन सब का यूज होता है किसी रिवर के पोर्शन को, किसी लैंड के एरिया को जहाँ पे नदियाँ बहती हैं उसको डेवलप करने के लिए संदर्भ में। ठीक है, और बाढ़ को कंट्रोल करने में, जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट पढ़ते हैं, या सूखा को कंट्रोल करने में, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को पॉलिसी मेकिंग में यूज करती है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग, ड्रेनेज बेसिन हो गया, इरेज। अब एक होता है ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या है? जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो एक किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे, मतलब आकृति को फॉलो करती है। जैसे जो हिमालय की नदियां हैं, जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी बह रही है, अलग अलग नदियां अलग अलग जगह पे इससे मिल रही हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक शेप बन रहा है ना, ये एक शेप बन रहा है। देखिए पेड़ जैसे कैसे होता है, पेड़ की डालें होती हैं, है ना, वैसा ही कुछ है। तो इस तरह के शेप अगर रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज पैटर्न है, उसको बोलेंगे डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक, ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डेंड्रिटिक पैटर्न बोलते हैं। इसी तरह एक होता है ट्रेलिस पैटर्न। और इसमें क्या होता है कि एक नदी बह रही है, उसकी ट्रिब्यूटरी बह रही है, और उसकी सब ट्रिब्यूटरी इधर से आगे मिल गई। ठीक है, फिर इसकी सब ट्रिब्यूटरी मिल गई, मतलब पैरेलली बह रही है एक तरह से बोले तो, पैरेलली बह रही है। तो ये ट्रेलिस पैटर्न हो गया, इस पैटर्न को बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है, और ले लीजिए, अब एक होता है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न ये क्या होता है कि नॉर्मली कोई माउंटेन है या कोई प्लेटू है, यहाँ से जब नदियाँ निकलेंगी तो इस तरह का फॉलो हो जा रहा है। अगर ऊपर से देखेंगे उसको तो कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा। नहीं, जैसे अपने यहाँ बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अमरकंटक। अमरकंटक जो है, कंटक, उससे अलग अलग तरफ अलग अलग नदियाँ निकलती हैं। जैसे ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ सोन नदी निकल जाती है, इधर नर्मदा नदी निकल जाती है, तापी नदी इसके आसपास से थोड़े आगे से निकलती है। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया रेडियल पैटर्न का। ठीक है, और थोड़ा चलते हैं। अब एक है रेडियल का उल्टा, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगी, वहां से नदियां निकल रही थी, यहाँ नदियां गिरेंगी, मतलब ड्रेनेज गिरेगा। हम लोग नॉर्मली नदी के सेंस में ही देख रहे हैं, ये गिरेगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, लेक वगैरह होता है, उसमें जाके बहुत सारी नदियां गिरती हैं और बहुत सारे रिवलेट्स गिरते हैं, तो वहां पे जो पैटर्न बनेगा वो सेंट्रीपिटल पैटर्न बन जाएगा। तो मैंने 4 पैटर्न बताया आपको, एक डेंड्रिटिक बता दिया, एक एक ट्रेलिस बता दिया, एक सेंट्रीपिटल बताया, और एक रेडियल बताया। ठीक है, ये 4 तरह के पैटर्न होते हैं ड्रेनेज पैटर्न। आगे चलते हैं हम लोग।
अच्छा, जब नदियां बहती हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। जैसे यूथफुल स्टेज क्या होता है, नदियों का 3 स्टेज होता है बेसिकली। ठीक है, एक तो होता है उनका यूथ होता है, एकदम बोलते हैं जवान है नदी। तो जवान क्या होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, उसका धीरे धीरे शांत हो जाता है, बाद में बिल्कुल शांत हो जाती है नदियां। तो पहाड़ी जो इलाका है वहां पे नदियां नॉर्मली यूथ स्टेज में रहती हैं। उसके बाद फिर प्लेन वाला जो इलाका है वहां पे थोड़ी शांत हो जाती हैं। ठीक है, मैच्योर बोल दिए, और बाद में वो एकदम बूढ़ा हो जाता है। अब अलग अलग जगह पे उसके टोपोग्राफी के कारण, या फिर नदी में जितनी बारिश हो रही है, पानी की कितनी मात्रा है, उसके कारण वो अलग अलग शेप बनाती है। ठीक है, तो चलिए पहाड़ी जैसे इलाके में नई नई जब नदियां हैं, एकदम यंग है, तो वहां पे क्या बनाएंगी, वहां पे जैसे वाटरफॉल तैयार कर लेंगी। वी शेप्ड वैली है, यू शेप्ड वैली है। यू शेप्ड वैली बेसिकली प्लेन वाले इलाके में बनेगा। वी शेप्ड वैली है, गॉर्जेस है। ठीक है, रैपिड्स है, वाटरफॉल है। ये सब चीजें ये बनाती हैं बिल्कुल यंग एज में। अब कैसे होता है ये, अगर मान लीजिए कि चट्टान बिल्कुल कड़ी है पहाड़ी में, है ना, चट्टान बिल्कुल कड़ी है। अब यहाँ पे अगर इरोजन करेगा, इरोजन समझ रहे हैं आप लोग, इरोजन क्या होता है कि नदियाँ क्या होती है, अपने साथ पत्थर वत्थर तोड़ती हैं अपने स्पीड के कारण, और उस पत्थर के द्वारा वो घिसती हैं। घिसती हैं तो जमीन की सतह घिसती जाती है, आसपास की सतह घिसती जाती है। तो उसके कारण वो गहराई होती है, या फिर उसमें मिट्टी भी उसी कारण बनती है। तो यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे नदी बही, पहले धीरे धीरे उसको गड्ढा करना शुरू की, क्योंकि बहुत कड़ी होती है। और इस अपने साथ नदियाँ जो है, ये मान ली नदी है, तो अपने साथ पत्थर लेके आती हैं बहुत सारी तोड़ तोड़ के। अब इसके कारण घिसना शुरू करती है नीचे वाले पोर्शन को, और आसपास का चूंकि पोर्शन तो कड़ा ही है, तो क्या करती है, जहाँ नदी बह रही है तो बहुत फैल नहीं पाती, वो नीचे नीचे गहरा करती है, इसको गहरा करती जाती है। तो लगभग समझिए कि एक तरह से आई शेप्ड का वैली बन जाती है। इसको बोलते हैं गॉर्जेस। हम लोग पढ़ेंगे, जब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि नामचा बरुआ के पास, जब अरुणाचल प्रदेश के आसपास नामचा बरुआ ब्रह्मपुत्र, वहां पे गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक, नॉर्मली हिमालय नदी करती है ना। दूसरी चीज, वी शेप्ड वैली भी करती है। वी शेप्ड वैली कैसे करेगी, अब कंपेरेटिवली थोड़ा सा मान लीजिए उतना करा नहीं है, थोड़ा सा कम करा है, और नदी बह रही है तो नीचे तो गहरा करती जाती है, इधर साइड भी पत्थर से गहर इसको डीप फैलाती जाती है, तो वी शेप की वैली हो जाएगी। यू शेप की वैली कब हो जाएगी, जब नीचे भी कम गहरा कर रही है, मतलब जितना नीचे गहरा कर रही है उतना ही लगभग इधर साइड भी गहरा तोड़ रही है, तो यू शेप की वैली हो जाएगी। अलग अलग जगह पे नदियां अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं बहते हुए। इसी तरह जब प्लेन वाले इलाके में आएंगे तो मियांड्रिंग पथ फॉलो करती है। मियांड्रिंग मतलब इस तरह का पथ। ठीक है, इस तरह का पथ फॉलो करती है। तो अब क्या होगा, इसी से ऑक्सबोल लेक का निर्माण होता है। ये तो हो गया मियांड्रिंग पथ। इसी तरह से जब इसमें आप पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम भी इसी को फॉलो करती है, इसी टाइप के पाथ को फॉलो करती है। अब मान लीजिए ये नदी बहते बहते इरोड कर रही है, इधर से ये इरोड करते जा रही है। अब क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसे मान लीजिए बन गया है ना, ऐसे न हुई नदी। ठीक है, ऐसे बह रही है, और इरोड किया, क्या हो जाएगा कि ये वाली चीज इससे मिल जाएगी, ये नदी बह गई ऐसे, और ये शेप ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये देखिए गाय के खुर के जैसा हो रहा है, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। नाम से ही वैसे लग रहा है ना। ठीक, जैसे बिहार में भी दिखती है इस तरह के शेप, इस तरह की झील, तो ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसको। ये नदी अपना निकल गई। ठीक है,
इसी तरह अगर नदी जाएगी इसके पास, समंदर के पास जाएगी, जैसे गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोलते हैं ना, डेल्टा बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो जैसे इधर से गंगा नदी आई, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई, तो जब वो समुद्र के आसपास पहुंचने लगती है तब तो बिल्कुल बूढ़ी नदी हो चुकी होती है, और उसमें फोर्स कम होता है, क्योंकि जब यंग रहती है तो वो पहाड़ से नीचे ढलती है, तो उससे फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है, फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है, तो काटती ज़्यादा है, अपने साथ पत्थरों को लेके जाती है और पत्थर के द्वारा भी कटवाती है। लेकिन यहाँ आते आते अब उसके पास रेत ही रेत है, वो क्या करता है कि आसपास वो जमा करने लगता है। ठीक है, आसपास जमा करता है, तो नदी कई हिस्सों में बढ़ जाती है ना, कई हिस्सों में बढ़ जाती है। पूरा लैंड है, जैसे ऐसे हो जाएगा लैंड का, इधर नदी, इधर नदी, यहाँ पे लैंड वाला इलाका। ठीक, इधर से भी नदी बह रही है, इधर से भी नदी बह रही है, ये वाला इलाका जो है लैंड का इलाका हो जाएगा। नॉर्मली यही फैन शेप का हो जाता है, वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करके दिखाऊं, ये नदी बह गई, ये मेन नदी आ रही है, ठीक है, यहाँ जमा कर रही है उन चीज़ों को जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाई है, यहाँ पे जमा करती जा रही है। ये जो इलाका हुआ ये बनाएगा डेल्टा, ये समुद्र है, समुद्र मिलने के लिए जा रही है। ठीक है, ये रिवर, ये ओशन, यहाँ पे डेल्टा। तो नॉर्मली जो गंगा वाली नदी हैं, गंगा हिमालयन जो नदी है, वो इसी तरह का शेप तैयार करती है, डेल्टा, ओशन के पास। ठीक है, जो पेंसुरल रिवर्स हैं, खास करके नर्मदा, तापी वगैरह, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। मतलब एस्चुरी और डेल्टा दोनों समुद्र के पास निर्माण होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि जो हिमालयन नदी है जिसके पास सेडिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, वो निर्माण करती है डेल्टा का। ठीक, यही तिकोना शेप होता है। और एस्चुरी क्या होता है कि एक बार मैं एस्चुरी को अलग से मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे नर्मदा नदी इधर बह रही है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये नदियाँ काफ़ी पुरानी है, तो जितना इरोजन करना था वो कर चुकी है। अब उसमें इरोजन के लिए पत्थर नहीं, मतलब ये मिट्टी विट्टी है नहीं ज़्यादा, तो वो जमा किसको करेगा। ठीक, तो एक तो इसमें जो है इरोजनल सब्सटेंसेस सब नहीं बचे हैं, सब्सटेंसेस नहीं बचे हैं, और काफ़ी ओल्ड है। ठीक है, नदी ओल्ड मतलब यहाँ पे वो ओल्ड नहीं, मतलब यंग और ओल्ड वो वाली ओल्ड नहीं, ये काफ़ी पुरानी नदियाँ, बहुत पहले से ये नदी बह रही है, इनफैक्ट हिमालय की नदी से पहले से नदी बह रही है। तो जितना इरोजन करना था कर चुकी, तो इसके पास सेडिमेंट्स है नहीं, है ना, नो सेडिमेंट्स। जब ये, और दूसरा चीज, जो हमारा जो वेस्टर्न घाट है, ये समझ में आ रहा होगा क्या है, इधर मान लीजिए श्रीलंका है, ये जो वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, पता होगा। ठीक है, तो ये जो ये एक्चुअली में पहले कैसे होगा कि थोड़ा बड़ा होगा ये, है ना, ये वाला इस तरह से होगा, नदियाँ बहती होंगी, मान लीजिए ये नदी आई यहाँ से बहती रह रही होगी, लेकिन क्या हुआ कि इधर का पोर्शन प्री हिस्ट्री में काफ़ी पहले ये धस गया, इधर वाला पोर्शन। तो अब एक्चुअली एक्चुअली में क्या है, वो रिवर वैलीज है, जो बताइए वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली, वो एक्चुअली रिवर वैलीज है। वो समुद्र तक पहुंची नहीं थी उस समय पहुंच रही थी दूर में जाके, लेकिन यहाँ पे तो वो रिवर वैली ही बनाई रही थी। अब वही रिवर वैली अब धस गया, यहाँ पे अब समुद्र आ गया इस जगह पे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, कुछ यूं हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बह रही है नदी, और ये तो अंदर चला गया, यहाँ पे रिवर वैली थी, तो कुछ ना कुछ 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 ये रिवर वैली की तरफ होता है, एस्चुरी जो होता है, लेकिन उसके ऊपर समझ लीजिए पानी है, रिवर वैली है ना, लेकिन उसके ऊपर समुद्र का पानी आ गया। ठीक है, तो एस्चुरी ये होता है, तो यहाँ पे सेडिमेंट जमा नहीं होता। ठीक, और दोनों जगह बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये तो वो डेल्टा हो या फिर एस्चुरी हो, दोनों जगह बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एस्चुरी में आपको बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे
जो इंडियन रिवर सिस्टम है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बारे में। इंडियन रिवर सिस्टम को या ड्रेनेज सिस्टम को आप दो भागों में, मतलब अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। एक तरीका है कि आप उसके एरिया से बांटें, है ना। ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को, पोर्शन को हम लोग, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस पोर्शन को इंडियन सिस्टम, जिसमें कि हम लोग मेनली जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, उसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, दूसरी वीडियो में कर लेंगे। हालांकि इसमें मैं दो तीन चीज़ें बताऊंगा, वही कि इंडियन रिवर सिस्टम को अलग तरीक़ों से बांटा जा सकता है। एक तो होता है कि कितना वाटर कैरी कर रहा है, एक होता है कि किस तरफ वो मूव कर रहा है, वो अरेबियन सी की तरफ मूव कर रहा है या बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव कर रहा है, और तीसरा होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार। अब मेनली जो मेजर जो है हम लोग जो बंटवारा किए हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार से करते हैं, और उसी में हम लोग पढ़ेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। तो वो दूसरे वीडियो हम लोग करते हैं, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू।